Sir, my score was 87 point something and the rank was 900 something. एलपीटी के मॉक्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो 12th वाले में जो मतलब ये फाइनल जो अटेम्प्ट था इसमें मतलब आपने मतलब 11th में देने से उससे कुछ फ़र्क पड़ा मतलब? सर 11th में देने से थोड़ा जब आपने पेपर खोला क्लैट टू 2026 वाला और जब आपको पता चला कि इसमें सीआर तो आया नहीं है और एआर ही एआर आ गया है तो आपने कैसा फील किया उस टाइम? फील सर पहले तो मैंने पेपर देखा तो लगा कि हाँ यार है, फिर ऑप्शन नहीं थी, करना पड़ना था एंड कर दिया। तो हाँ मतलब ये आपका बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है कि फील क्या करना है, मतलब आया है जो कर लो, मतलब क्या ऑप्शन है इसमें, परेशान होने से क्या हो। Hello everyone. So I have with me a very special guest today. He is Yajvin Mahajan, CLAT 2026 topper. And so Yajvin, first of all congratulations to you. थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा किया है CLAT 2026 में. So first of all तो कैसा लग रहा है? ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। होगी मेहनत जो की थी। तो यजविन ये आपका मतलब पहला अटेम्प्ट था क्लैट का या फिर सेकंड अटेम्प्ट था? सर मैंने 11th में क्लैट दिया था। अच्छा, 11th के साथ जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस? यस राइट, ओके। तो तब एक्सपीरियंस और इसमें क्या डिफरेंस लगा? सर वही है, उस टाइम पे तो ऐसे ही था कि चलो देने जा रहे हैं कुछ भी कर देते हैं। इस बार था कि हाँ थोड़ा सीरियसली देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली सीरियस एग्ज़ाम था। यही डिफरेंस। नहीं तो 11th में व्हाट वाज योर स्कोर एंड रैंक? सर माय स्कोर वाज 87 पॉइंट समथिंग एंड द रैंक वाज 900 समथिंग। तो 12th वाले में जो मतलब ये फाइनल जो अटेम्प्ट था इसमें मतलब आपने मतलब 11th में देने से उससे कुछ फ़र्क पड़ा मतलब? सर 11th में देने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अभी जो मैं कर रहा था वो थोड़ा ठीक कर रहा था और जो गलतियाँ हुई थी उनको बस ब्रश अप करने की ज़रूरत है। सो यू वुड लाइक टू एडवाइस 11 स्टूडेंट्स टू ऑल मतलब 11th के साथ में देने के लिए वुड यू एडवाइस? इट्स सब्जेक्टिव, मतलब ज़रूरी भी नहीं है देना है, और अगर आपको लगता है कि आप दोगे और उससे फ़ायदा होगा तो दे सकते हो। सब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो जस्ट गो विद योर विल। ओके, सो इस पूरे लास्ट 1 ईयर में अगर मैं बात करूं, सो व्हाट वाज योर कोर स्ट्रेंथ सब्जेक्ट की, तो कौन सा सब्जेक्ट था जो आपका मतलब सबसे अच्छा जिसमें आपका स्कोर आता था, और कौन सा वो सब्जेक्ट था जिसका मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा हमेशा दिक्कत आ रहती थी? सर फॉर दिस आई डोंट थिंक आई हैव अ पर्टिकुलर आंसर, मतलब वेरी करता रहता था। इफ़ आई वुड से सबसे ज़्यादा बार सबसे अच्छा स्कोर किसमें था, देन इट वुड बी सीआर एंड मैथ्स, और सबसे ख़राब इंग्लिश था मेरा। तो इट वाज लाइक दिस। तो आपने जब आपने पेपर खोला क्लैट टू 2026 वाला और जब आपको पता चला कि इसमें सीआर तो आया नहीं है और एआर ही एआर आ गया है तो आपने कैसा फील किया उस टाइम? फील सर पहले तो मैंने पेपर देखा तो लगा कि हाँ यार है, फिर ऑप्शन नहीं थी, करना पड़ना था एंड कर दिया। तो फील वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ मतलब ये आपका बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है कि फील क्या करना है, मतलब आया है जो कर लो, मतलब क्या ऑप्शन है इसमें, परेशान होने से क्या होगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपने इस पे स्ट्रेस नहीं लिया और आपने कहा ठीक है अब जो भी आया है इसको फटाफट अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हुआ? क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जैसे कुछ चेंज्ड पैटर्न देखते हैं कि उन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आ जाता है, तो वो एकदम से उस पॉइंट पे स्ट्रेस हो जाते हैं एग्जाम देते हुए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये स्ट्रेस नहीं होना आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है? कुड हैव बीन। नहीं तो आपके फेलो जैसे फ्रेंड्स वगैरह थे जो क्लैट एस्पिरेंट्स, उनके साथ ऐसा हुआ मतलब वो स्ट्रेस हुए थे एग्जाम के बीच में? सर ऑब्वियसली ये सरप्राइज था, स्ट्रेस तो मैं भी हुआ था शुरू में देख के, पर इवेंचुअली फिर वैसे ही लगा कि करना है तो करना पड़ेगा। आई थिंक इट वाज, जो स्ट्रेस तो सबको हुआ होगा, तो जिसने शायद अच्छे से मैनेज कर लिया उसको तो वो निकाल गया अच्छा। राइट। तो आपके जब ये जो ना आपने प्रिपरेशन शुरू की और लास्ट तक आते आते व्हाट वाज योर मॉक स्कोर, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक जाके ख़त्म हुआ? सर ये बहुत वेरी किया था। जब मॉक ईजी आता था तो 90s में 100 प्लस भी चले जाते थे, 110 भी टच कर जाते थे। अच्छा।
पर जब डिफ़िकल्ट आता था तो वो 60 भी आ जाते थे, 70 आ जाते थे। मतलब इट यूज़ टू वेरी विद मॉक्स। और लास्ट मंथ में जैसा मर्जी मॉक आ रहा था, टच वुड इट वाज लाइक अबव 90 एवरेज, तो इट वाज दिस आई वुड से। अच्छा, तो मतलब अब जैसे मॉक्स जब भी कोई भी प्रिपरेशन कर रहा होता है तो मॉक्स स्कोर ना बहुत जैसे फ्लक्चुएट करते हैं, आपके भी करे, जैसे आप कह रहे हो कि जब इजी आता था तो बढ़ भी जाता था, टफ आता था तो गिर भी जाता था। तो उस टाइम पे क्या होता है, जनरली एस्पिरेंट्स स्ट्रेस होते हैं, फ्लक्चुएशन है ना उन, वो थोड़ा सा उनको फुल स्ट्रेस फील कराता है। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि क्योंकि आपके भी फ्लक्चुएट कर रहे थे हाँ जी। बट स्टिल आपने बहुत अच्छा कर लिया एग्जाम में, तो उसमें आपका क्या टेक है? तो सर टेक ये है, पहले तो एक एक बर्गर खा लो, स्ट्रेस कम करो। फिर उसके बाद देखो गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं, एनालाइज करो, गलतियाँ पहचानो, देखो कि क्या इम्प्रूव कर सकते हो। अगले मॉक में ट्राई करो एटलीस्ट एक सिली मिस्टेक कम करो, बिकॉज इट्स मोस्टली बिकॉज कि तुम क्वेश्चन में एक्सेप्ट नहीं पढ़ पाते या नॉट नहीं पढ़ पाते या 4 ऑप्शन पढ़ के उनको नेगेट नहीं कर पाते। तो बेसिक बेसिक गलतियों को इम्प्रूव करो, बाकी तुम्हारा सब हो जाएगा अच्छा। यही मेरा टेक है इस पर। स्ट्रेस लेना इज़ गुड थिंग, उस पर काम करना इज़ अ बेटर थिंग, तो कर सकते हो। वेरी 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 गुड एडवाइस। तो जैसे यजविन, AR जैसे एकदम से आ गया है ना, तो पूरे साल AR तो बच्चे वैसे ही कम पढ़ते हैं, है ना, और QT को भी ना बहुत बच्चे दे थिंक कि यार QT क्यों ही पढ़ना है। तो व्हेन इट कम्स टू QT, क्योंकि क्या होता है कि QT इज द ओनली सब्जेक्ट दैट मेक्स द डिफरेंस एट द एंड, है ना, बाकी सब तो सब अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, लास्ट का QT ही छूटता है। तो आपको क्या लगता है कि QT आपने पूरा प्रैक्टिस किया था, मतलब तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? क्यूटी से तो देखो सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेम होती है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम हाँ 10-8 नंबर पक्के करके अपने चल रहे हैं, बिकॉज यू गिव द एग्जैक्ट आंसर्स इन द क्यूटी। और दूसरा है कि जैसे सर ने कहा कि रैंक वगैरह में भी काफ़ी डिफरेंस आती है, तो या इट्स करना चाहिए, हर एक को थोड़ा थोड़ा लेके चलना चाहिए। क्यूटी के कंसेप्ट्स ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं आते, इट्स मोर अबाउट परसेंटेजेस, एवरेजेस एंड ऑल। सो आई थिंक वो तुम अपने बेसिक भी अच्छे से कर लोगे तो काफ़ी नंबर ले जाओगे, ज़्यादा है नहीं उसमें। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ। यस LPT के मॉक्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, एलपीटी के मॉक्स कॉन्फिडेंस दे देते थे। अच्छा। जब नंबर बहुत गंदे आ रहे थे तो मैं एक आधा एलपीटी का लगा लेता था। तो वो 95, 90, 100 देख के तो खुशी हो मतलब क्या जाती आप थी। क्या कहना चाहते हो, LPT के मॉक्स इजी होते थे? एक्सेप्ट मैथ्स अच्छे होते थे, मैथ्स तो बहुत तो खतरनाक। आप हर एस्पिरेंट को जो भी आने वाले टाइम पे आपको देखेगा या इस इंटरव्यू को देखेगा, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि भले कुछ भी कर रहे हो LPT के मॉक्स तो ज़रूर दो? ज़रूर दे लो, दे लो, फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो अब अगर जीके की बात करें तो जनरली जीके बहुत पढ़नी पड़ती है, और ऐसा कहा जाता है कि सोर्स हमेशा जीके में एक होना चाहिए। आपका क्या कहना है? सोर्सेस कम होने चाहिए, एक तो देखो कोई रख नहीं पाता है, तो सब देखते हैं, तो कम होने चाहिए। एक रख लो, 2 रख लो, एक सोर्स को तो अपना बेसिक रखो कि वो करना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है, जो कि बच जाता है मोस्टली, तो एक और पकड़ लो एंड जस्ट रिवाइज द मैपली, कि तुम साइकिल्स में रिवाइज कर रहे हो उनको, या जैसे भी तुम्हारा शेड्यूल है। तो जीके इज़ मोर अबाउट रिविजन, आई थिंक सो। 100%, 100%। सो अब अगर हम एक और सब्जेक्ट की बात करें, CR, हाँ। तो CR अगेन ये सब बच्चों का बहुत बड़ा, है ना, नाइटमेयर है। अब जबकि अब इसमें क्या हुआ, क्लैट में CR ही नहीं आया, तो वो एक और बड़ा, है ना, सेटबैक हो गया बच्चों के लिए। तो CR में आपको जैसे मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स CR? CR में पहले तो रीडिंग का सर अच्छा होना मुझे लगा जो ज़रूरी था, और जिस पे मैं लैग भी करता था। तो उसके लिए पहले तो मैंने रीड करना शुरू किया। इन द लास्ट 2 months आई रेड अराउंड 1 to 1.5 hours a day। ओके। तो उससे पहले तो रीडिंग बेसिक अच्छी हो, तो मैं मेन आइडिया, असम्पशंस, ये सब पहचानना आ जाए। और उसके बाद क्वेश्चंस पे तुम्हें कंसेप्ट पता होने चाहिए, असम्पशन का क्या मतलब है, मेन आइडिया, इन्फरेंस जो पता ही है सबको। तो हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ जो पता होनी चाहिए, तो
CR इम्प्रूव हो जाती है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता उसमें। तो जैसा आपने कहा कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि बिल्कुल सच बात है, क्लैट में तो रीडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अब रीडिंग की बात करें तो जैसे आपने बताया 1.5 आवर्स अ डे यू यूज टू रीड, सो व्हाट एग्जैक्टली आप क्या क्या रीड करते? हिंदू तो करते ही होंगे, हिंदू, उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस, उसके थोड़े एडिटोरियल्स, एंड ये लास्ट के 2 मंथ्स में किया था मैंने सारा कुछ। तो लास्ट के 2 मंथ्स में आपने ज्यादा रीड किया है? स्टार्टिंग से रीडिंग तो अच्छी चल रही थी? स्टार्टिंग से नहीं मेरी चल रही थी, एक्चुअली मैं था स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो सारे सब्जेक्ट करते करते रीडिंग मेरी हार्डली हाफ एन आवर टू 1 आवर ही हो पाती थी, और वो भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं थी। एडिटोरियल्स पढ़ लिए या कुछ एक आधा और वेबसाइट से आर्टिकल उठा लिया। हाँ, लास्ट में मैंने थोड़ा टाइम को मैनेज किया था, एंड वो फिर एऑन से पढ़ लिया या वॉलरस से पढ़ लिया, इकोनॉमिक टाइम से पढ़ लिया, लिटरेरी हब करके एक साइट है वहाँ से पढ़ लिया, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके। तो अब जैसे मतलब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब स्टार्टिंग से फ्रॉम डे वन एवरी स्टूडेंट शुड रीड। हाँ, वो तो है। मतलब जितना रीडिंग होगा दैट इज, आई थिंक दैट इज नहीं, यू आर थिंकिंग राइट, ये मेरी भी गलती थी, और मेरे भी इसी गलती के कारण स्कोर्स गिरते होते थे हर बार। सो प्लीज नोट दैट यस, रीडिंग आपको डे वन से करनी है, क्योंकि यजविन ने तो कर लिया, आपको रीडिंग डे वन से करनी है, आप ये गलती मत करो। यस। ओके, सो कमिंग डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन, कि जो ओवरऑल अप्रोच होता है, जो मैं मानता हूँ, एलपीटी मानता है कि ऑलवेज whenever it comes to CLAT, always expect the unexpected, right? And it happens. Always unexpected things happen in CLAT. So what was your overall approach? ओवरऑल सर यही था कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा क्लैट से बाहर के एग्ज़ाम्स का भी अगर हो सके टाइम मिले तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। लाइक माई फादर ऑल्सो यूज टू से कि ऐसे प्रतियोगिता दर्पण टाइप कुछ आती हैं चीज़ें, वहाँ से क्वेश्चंस उठा के कर लिया करो। मैंने 1-2 बार किए थे, और उससे थोड़ा व्यू बढ़ जाता है आपका। तो क्लैट का तो करो ही, साथ में अगर टाइम मिले तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। जैसे कैट के क्वेश्चन तुम लगा सकते हो रीडिंग में, वो हेल्प करेंगे। जीमैट के लगा सकते हो, और ऐसी चीज़ें ढूंढ के लगा सकते हो, तो ये काम कर जाएंगे थोड़ी। नहीं, बट ये तो बिल्कुल सही बात है, बट व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पेपर? वर यू नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि जो होगा देखा जाए? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मतलब यू वर नॉट हैविंग एनी assumptions in mind? नो, जो जैसे इन्होंने सैम्पल पेपर में चीज़ें करी थी, जीके का बोल के, लॉजिकल का बोल के, ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे थे, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा पेपर आ जाएगा। बाकी चलो हो गया ठीक। राइट। एक और लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे, कि आपने ना मोस्टली आपकी जो प्रिपरेशन है मोर देन 80% वो ऑनलाइन की, राइट? तो ऑनलाइन जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स को भी ऐसा फील होता है, और बच्चों को भी एक पॉइंट के बाद लगता है कि नहीं ऑफलाइन इज बेटर, जो कहीं ना कहीं सही भी है। मतलब ऑफलाइन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उससे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से कोई क्रैक नहीं कर सकता। जैसे योर मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन वाज डन ऑनलाइन, तो आप क्या कहना चाहोगे कि ऑनलाइन अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो इज इट इनफ? मतलब या डेफिनेटली, ऐसा मतलब अभी हमने बात करी उस पर, इट्स ऑल अबाउट दैट कॉन्फिडेंस गेम। अगर तुम घर पे बैठ के कंसिस्टेंट हो, अगर तुम घर पे बैठ के काम कर रहे हो, वही काम तुम बाहर जाके भी करोगे। घर पे बैठ के ये भी फ़ायदा हो जाता है कि तुम्हारे घर वाले पास में होते हैं, वो तुम्हें मनपसंद की चीज़ें खिला देते हैं, तुम्हारे बहुत सारे काम कर देते हैं, तुम्हें मोटिवेट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मन का है बस। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहा कि मम्मी पापा यहीं बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने 20% ऑफलाइन भी करी है और ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस किया। तो मतलब 80% जो ऑनलाइन करी, सो यू वुड, मतलब आप ये सजेस्ट करो कि इट्स बेटर कि ऑनलाइन ही प्रिपेयर करो? आई एम नॉट सेइंग इट्स बेटर, आई एम सेइंग जो भी आप कर सकते हो उसको डाउट के साथ मत करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, कर लोगे। ये तो बात सही है। हाँ, बाकी मतलब ओवरऑल अब ये कहना चाहते हो दोनों कर सकते हो? दोनों कर सकते हो, बट हार्ड वर्क दोनों में इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है यजविन, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू अगेन फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनएलएस में मिलेंगे वापस।
यस मतलब मैं तो नहीं आऊंगा पर वहां से कभी वीडियो कॉल पे या कॉल पे बात करेंगे ऑब्वियसली। चलो ओके थैंक यू सो मच थैंक यू।